हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और आप सभी लोग 4 पेपर लगभग दे चुके हैं, जिसमें से हिंदी आपका हो गया है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की हो गए, इंग्लिश का हो गया है और कल आपका रसायन विज्ञान का पेपर था। तो रसायन विज्ञान में देखें तो रसायन विज्ञान में पिछले वर्ष के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ गए थे और बहुत ही आसान पेपर था। जो लोग भी अगर अच्छे से पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो चार क्वेश्चन अच्छे से आए हैं, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिए होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स से उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो पिछले वर्ष आए हुए हैं और जो आने की संभावना है। इन बोर्ड के एग्जाम में आपको सीधे सीधे वह क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो 1 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकते हैं, या तो 2 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकते हैं, या तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे और कुछ प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। यदि आप उन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा देख करके ही पेपर दीजिएगा। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाए, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछ ले और आपका पेपर आसान हो जाए। तो पहले हम समझते हैं कि पेपर में क्या आएगा, कहां से आएगा। चैप्टर वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो हमारा पेपर होगा, पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। यानी हमारा जो फिजिक्स का पेपर है वह 2 पार्ट में है। 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या भैया? इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी है। पहले पार्ट में आपका पहला जो पार्ट है उसमें वैद्युतिकी है और चुंबकत्व यानी चुंबकत्व से संबंधित चैप्टर हैं। वैद्युतिकी और चुंबकत्व से संबंधित चैप्टर है। दूसरे में क्या है आपका प्रकाशिकी। क्या भैया? प्रकाशिकी है और आपका इलेक्ट्रॉन भौतिकी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी है। इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी है यानी प्रत्येक में 2-2 खंड दिए हैं। उन 2-2 खंडों से 4-4 चैप्टर हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कि बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, किन चैप्टर से आते हैं, पहले हम उन चैप्टर को जानते हैं। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले अपने इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर यानी जो पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र, उससे कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वैद्युत एवं वैद्युत क्षेत्र एक संक्षेप में आपको पूरा बताएंगे। ये आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में, आपके क्लास 12 के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में ये चैप्टर का लिंक मिल जाएगा और आप उसमें देख सकते हैं सारे टॉपिक हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या था भैया? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए पहली बार बता रहा हूं, लास्ट बार भी बता रहा हूं कि वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपको फिजिक्स के सभी क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से सीधा पूछता है कूलाम का नियम किसे कहते हैं, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। तो कूलाम का नियम क्या भैया, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंड, मान लिया एक पिंड यहां पर है और एक पिंड यहां पर है, ये दो पिंड है और इनका आवेश Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तीन दोनों पिंडों पर लगने वाला जो बल होता है वह इनके आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो हम उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं, यानी 1/4π0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है, 1/4π0 कांस्टेंट है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। कभी कभी एक प्रश्न यानी एक नंबर के क्वेश्चन में या बहुविकल्पी में या एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है और इसका मान तथा इसकी बीमा बताइए, इसका मान तथा इसकी बीमा बताइए, इसकी बीमा बताइए। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, या तो एमसीक्यू में पूछ देगा इसका मान, तो इसका मान कितना होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है भैया, अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके अगर हम बीमा की अगर हम बात कर लें, इसके बीमा की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है भैया, Q1 Q2 अपान 4πr स्क्वायर F। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान 4πr स्क्वायर F। अब अगर हम यहां से बीमा निकालेंगे तो बीमा हमारी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा मतलब F की बीमा, F की बीमा क्या होती है, सॉरी Q की बीमा यानी आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या होती है भैया, 80 होती है, तो 80 इंटू 80 और अपान F की बीमा होती है MLT-2 और R स्क्वायर बीमा यानी L2। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा A2T2 और अपान ML2 और 3 यानी ML3T-2। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा M-1 L-3 और T4A2। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगी। ये एक नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कूलाम का नियम। अब इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है या हेडिंग है, जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इसमें देखिए -Q और +Q यानी दो विपरीत आवेश होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो ये यानी दो समांतर परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं और उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया जाए, द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P बराबर क्या होता है भैया, P बराबर होता है 2l इंटू Q, यानी आवेश यानी एक आवेश
गुणे आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, यानी P बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2QL। P बराबर क्या हो जाएगा 2QL। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब हमने वैद्युत द्विध्रुव समझ लिया तो इसके आधार पर क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें तो दो कंडीशन होती है। एक होती है अक्षीय स्थिति में, एक होती है अक्षीय स्थिति में, और एक होती है निरक्षीय स्थिति में। एक होती है भैया निरक्षीय स्थिति में। तो बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों में से एक जरूर पूछा जा सकता है। या तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा सकता है, या तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा सकता है। अब इसके लिए आपको वीडियो अगर देखेंगे, एक चैप्टर का नाम हमने है वैद्युत क्षेत्र, उस चैप्टर में आपको पढ़ाया है, उसमें देखेंगे तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में बताया गया है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए, यानी वैद्युत क्षेत्र से क्या है, यानी मान लिया यहां पर ये है कोई वैद्युत क्षेत्र है और अनंत से यहां पर कोई परीक्षण आवेश क्यू लाया जाता है। लाने में जो लगने वाला बल होता है यानी E इक्वल टू होता है F/Q0, यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E इक्वल टू F/Q0। अब अगर हम F की बात करें तो F बराबर हमारा क्या होता है? 1/4π0 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, या Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर E का मान निकालना हो जाएगा 1/4π0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा F इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यानी एक Q है और एक Q0 है, यानी यहाँ पर Q आवेश है और ये क्या है? Q0 आवेश है। तो हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी E बराबर 1/4π0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये रहा पहले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग पहले चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फार्मूले आपको तैयार हैं तो आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आपके दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर है गॉस प्रमेय, गॉस का प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग, गॉस का प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉस का नियम क्या है, या गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है। या क्वेश्चन पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है भैया? जो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा है वह क्या है? फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जो एप्सिलॉन यानी फाई की मात्रा है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा है, वह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फाई इक्वल टू लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, यानी ये भी पूछा जा सकता है बराबर
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सीधा क्वेश्चन पूछ देगा गॉस के प्रमेय की व्याख्या कीजिए। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, और एक ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी भूले भटके गॉस का अनुप्रयोग, यानी अनंत लंबाई के चालक, अनंत तार की लंबाई, अनंत तार की लंबाई के लिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बाह्य क्षेत्र में या आंतरिक क्षेत्र में या पृष्ठ पर कितना होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी भूला भटका पूछा जाता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक गॉस का नियम और एक गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तीसरे चैप्टर की हम बात करते हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर विद्युत विभव है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, बहुत ही मोस्ट चैप्टर। इसमें पूछा जाता है वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। या और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकांक परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश के कारण, क्वेश्चन पूछ देगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा पूछ देगा। तो वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, यानी V बराबर W अपान Q नॉट, V बराबर W अपान Q नॉट। अब इसको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो V बराबर हो जाता है हमारा 1/4 नॉट इंटू Q अपान R, Q अपान R। अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो प्लस होगा, अगर निगेटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो आवेश यानी विभव में आवेश को चिन्ह के साथ लिया जाता है, अगर प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, और अगर माइनस है तो माइनस लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। एक होता है हमारा अक्षीय स्थिति, एक होती है हमारी अक्षीय स्थिति, और दूसरा हमारा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। अगर हम देखें तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है भैया, जीरो होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, जीरो होता है, और अक्षीय स्थिति में हम निकालते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर हेडिंग है वह क्या है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, और बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी में क्या है, एक हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए या इसके विषय में लिखिए। ये सबसे ज्यादा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें भी क्वेश्चन कभी कभी भूले भटके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ देता है, अन्यथा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। लेकिन जब अगले चैप्टर की बात हम करें, अगला चैप्टर हमारा वैद्युत धारिता, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से, ये जो चैप्टर है वह न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किससे पूछे जाते हैं भैया, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन से संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं उस न्यूमेरिकल को वैद्युत धारिता में पूछा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कितना होता है, समांतर क्रम संयोजन में कितना होता है, ये हमें अगर तैयार रहेगा तो हम आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी चीज, श्रेणी क्रम संयोजन में
विभव बढ़ता है कि घटता है, या विभव समान रहता है, विभव परिवर्तित होता है, आवेश परिवर्तित होता है, क्या होता है। जब हम इस चीज को हम जानते रहेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या बदलता है, क्या स्थिर रहता है, और समांतर क्रम में क्या बदलता है, क्या स्थिर रहता है, और इसके फार्मूले को अगर जानते हैं तभी हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा सवाल नहीं ला सकते। अब इसमें श्रेणी क्रम की बात करें तो इसमें होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम की बात करें तो c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक इसी का उल्टा संधारित्र में होता है, ठीक इसी का उल्टा प्रतिरोधों के संयोजन, प्रतिरोध का जो संयोजन होता है उसमें होता है। ठीक है, चल अब इसी में वैद्युत धारिता में ये तो न्यूमेरिकल दृष्टि से था। अब हम आते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है धारा अनुगमन वेग। धारा अनुगमन वेग, धारा अनुगमन वेग क्या होता है। दूसरा क्या होता है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसके प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है इसका मोस्ट टॉपिक धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा वैद्युत धारा में संबंध, वैद्युत धारा में संबंध। तो क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन ए। क्या होता है भैया, जे बराबर आई अपॉन ए। चौथा है कि धारा घनत्व या वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, यानी आई बराबर एन ए वी डी ई। इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हमें क्वेश्चन पूछता है वैद्युत धारा का अनुगमन वेग से संबंध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या इसका सूत्र स्थापित कीजिए। अब इसी के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम की व्याख्या भी कभी कभी पूछ देता है। ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ओम का नियम क्या है, V अपॉन आई इक्वल टू आर। क्या यह अनुगमन वेग, धारा का अनुगमन वेग यह प्रूफ कर पाता है, V अपॉन आई इक्वल टू आर। इसी में एक शब्द आता है श्रांति काल, श्रांति काल। कभी कभी पूछता है श्रांति काल से आप क्या समझते हैं, या औसत उष्मीय वेग, औसत उष्मीय वेग से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, यह एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी जो अगला चैप्टर हमारा है वह हमारा क्या है, संधारित्र। अगला चैप्टर क्या है, संधारित्र। आप अगर इन सभी चैप्टर के इन सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अब इसमें संधारित्र है। संधारित्र में पहला एक इंपॉर्टेंट है क्या, कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, धारिता के लिए व्यंजक। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, वैद्युत धारिता से आप क्या, सॉरी, संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है विलगित निकाय, विलगित निकाय किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर पूछ सकता है गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और चौथा जो क्वेश्चन है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं और इसकी धारिता के लिए, यानी इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता दो तरह से होती है, दो तरह से। ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है ये किस पर काम करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यानी अगर यहाँ प्लस है, 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 तो इसके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यानी निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता है। किसके आधार पर, वैद्युत चुंबकीय यानी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर। अब इसकी धारिता, अगर इसके बीच में कोई
टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा हो, कोई परावैद्युतांक रखा हो, तब इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता का व्यंजक, यानी ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक हैं, और इन्हीं दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी में एक आता है संधारित्र में ही किरचॉफ का नियम। क्या था भैया? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम की व्याख्या। दो नियम है, पहला किसको कहते हैं? पहला कौन सा नियम है? धारा का नियम। पहला क्या है भैया? धारा का नियम। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा क्या है? बोल्टता का नियम। बोल्टता का नियम, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं भैया? बंद पाश का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद पाश का नियम भी कहते हैं। या यह किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह एमसीक्यू में या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी में एक और हेडिंग है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या बताना है भैया? सिद्धांत की व्याख्या। तो सिद्धांत क्या होता है? P by Q इक्वल टू R by S। P by Q इक्वल टू R by S होता है। इसमें क्या होता है? चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है जिसमें धारा विक्षेप को ज्ञात किया जाता है, और इनका संबंध किसे कर दिया जाता है? एक विद्युत स्रोत से या बैटरी से कर दिया जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है, अगर वैद्युत धारा में यानी गैल्वेनोमीटर में अगर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो धारा प्रवाहित होगा, अगर विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है तो संतुलन की अवस्था में P by Q इक्वल टू R by S का मान बराबर होता है। अब इसमें अगर 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो हम 14 प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वैद्युतिकी से संबंधित प्रश्न के क्वेश्चन की। अब इसी में एक और क्वेश्चन हमने आपको बताया नहीं, एक है ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं? और इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, यानी ओमीय परिपथ वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है। और जब ओम के नियम का पालन करेगा भैया तो V और I के बीच, यानी V और I के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ हमारा कैसा जाएगा? सीधा जाता है। यह ग्राफ हमारा कैसा जाएगा? सीधा जाएगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगी, और ये क्या होगा? ओम के नियम का पालन करेगा। लेकिन अनओमीय परिपथ में अगर देखें V और I के बीच ग्राफ खींचे तो वह कैसा होता है? एक वक्रीय रेखा, यानी कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, यानी यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। इसका मतलब कि V बटे I का अनुपात कांस्टेंट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? V बटे I का अनुपात कांस्टेंट हो जाता है, और ये किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। R क्या हमारा? वैद्युत प्रतिरोध है। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध, या क्वेश्चन पूछ दिया जाए विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या कभी कभी पूछ जाता है विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? ये सभी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा वैद्युतिकी से संबंधित। वैद्युतिकी के 4 चैप्टर हैं। ये जो 4-5 चैप्टर हैं, इन 4-5 चैप्टरों में ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इससे आपका जो संधारित्र है उसमें प्रतिरोधों के संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिरोधक का संयोजन कैसा होता है भैया? 2 क्रम से होता है। कितने क्रम में होता है? 2 क्रम में होता है।
एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब इससे रिलेटेड किरचॉफ के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में हो सकते हैं या शॉर्ट टाइप में आंसर हो सकते हैं। अब इसी में एक शब्द आता है सेल का, क्या था भैया, सेल। तो सेल कितने प्रकार का, यानी सेल को किसे कहते हैं, लैग्रांज सेल होता है, डेनियल सेल होता है, गैल्वेनी सेल होता है। अब सेलों का भी संयोजन होता है, सेलों का संयोजन। अगर देखें सेलों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। पहला किसमें होता है भैया, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है किसमें किसकी धारिता, यानी किसमें धारा अधिक मात्रा में होगी, धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जा सकता है कि किस परिपथ में यानी किस संयोजन में धारा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट, यानी दूसरा पार्ट क्या है, चुंबकीय, चुंबक से। किससे आते हैं भैया, चुंबक से। चुंबक से अगर देखिए तो 3 से 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला अगर क्वेश्चन पूछे, वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल कौन से, b = μ0 I/2π से भी रिलेटेड आता है, b = μ0 I1 I2/2π से भी आता है, b = μ0/4π × I/r² से भी क्वेश्चन आता है, या a² से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इन तीनों सूत्रों पर कभी कभी यहाँ पर लिखा जाता है, तो इन सभी क्वेश्चन से संबंधित आता है। ऐसे में क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, यानी m = NIAB, m = क्या होता है, NIAB, यानी इसको परिभाषित कीजिए और इसके बारे में लिखिए, इसकी बीमा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे में एक और क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स पूछा जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप बताइए और इसका मात्रक लिखिए। और इसी में क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, यह भी पूछा जा सकता है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी F = QVB sin थीटा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो क्या हो सकता है। इसी में एक और है लेंज का नियम, लेंज का नियम। इसी में है आपका फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। इसी में आपका है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय तत्व के विषय में बताइए, लौह चुंबकीय तत्व के विषय में बताइए। और इसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा, जो चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या पूछता है, श्रेणी अनुनाद क्या होता है, श्रेणी अनुनाद क्या है, प्रतिबाधा कभी कभी पूछता है, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, और LCR परिपथ, LCR परिपथ
के विषय में भी पूछा जाता है। इसी में आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, यानी एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है और एक क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। इसी में एक हेडिंग है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आगे आपको इलेक्ट्रॉन भौतिकी में मिलेगा। तो आइए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध का समीकरण लिखिए। अभी हमने आपको बताया विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध का समीकरण लिखिए। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, पहले हम जानते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता, यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। उस पदार्थ की वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि विद्युत धारा को कितनी सरलता से प्रवाहित कर सकता है, या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है, यानी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रो क्या हमारा भैया, प्रतिरोधकता है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए, अब इसमें है अगला अपवाह वेग। अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, अनुगमन वेग भी कहते हैं। यानी जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति के साथ साथ, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनियमित गति करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में धीमी औसत गति से चलने लगते हैं। इसी औसत नियत दिशा वाली गति को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। तो आई बराबर क्या होता है भैया, NAVDE। अब यहां से अगर हम VD निकालें तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I/NAE, यानी क्या हो जाएगा, I/NEA। ठीक है, VD क्या है, अनुगमन वेग है, I क्या हमारा वैद्युत धारा है, I क्या हमारा वैद्युत धारा है, N क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यज्ञ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 × 10⁻19। A क्या है, क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, अब आता है क्वेश्चन विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध। तो विशिष्ट चालकता यानी अगर हम देखें क्या होता है भैया, I बराबर NAVDE। अगर हम यहां से J बराबर निकालें तो J बराबर क्या होता है, I/A, I/A। तो यहां से J बराबर निकालेंगे तो I का मान रख दिया हमने NAVDE/A, A से A कैंसिल, यानी J बराबर हो जाएगा हमारा NVDE, NEVD। अब J बराबर, चूंकि J बराबर क्या होता है, सिग्मा E। सिग्मा क्या है हमारा, विशिष्ट चालकता है, I क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और J क्या है हमारा भैया, धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व होता है। तो J बराबर सिग्मा E। अब यहां से अगर हम सिग्मा निकालें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, J/E। अब J का मान रख दें तो J का मान कितना है हमारा है, NEVD/E। तो ये हमारा विशिष्ट चालकता और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध का सूत्र हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया कि एम्पियर का परिपथी नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है भैया, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र
बी का रेखीय समाकलन उस परिपथ से होकर गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, या किसके बराबर होता है भैया, म्यू नॉट आई के बराबर होता है, म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात में चुंबक की चुंबकशीलता, क्या है, निर्वात में चुंबक की चुंबकशीलता या पारगम्यता बोल सकते हैं। अभी क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, डीएल क्या है, यानी जो अल्पांश लंबाई है, यानी परिपथ का सूक्ष्म लंबाई तत्व, यानी अल्पांश लंबाई होती है, और आई क्या है, परिपथ से गुजरने वाली धारा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक तरंग के तरंगाग्र परिभाषा, ये हमारा प्रकाशिकी का क्वेश्चन है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं की व्याख्या कीजिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसमें है तरंगाग्र, किसी माध्यम में तरंग के वे सभी बिंदु जो एक ही समय पर समान चरण में हो, यानी समान कला में हो, उन्हें मिलाकर बनने वाली काल्पनिक सतह को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब जब कोई तरंग, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जब कोई तरंग आगे बढ़ती है तो जिस सतह के सभी कण एक साथ कंपन की समान अवस्था में होते हैं, वही सतह क्या कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है। चाहे इस परिभाषा को लिखें चाहे इस परिभाषा को, दोनों एक ही परिभाषा है। तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र तीन प्रकार होते हैं, समतल तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। तीन प्रकार के तरंगाग्र पाए जाते हैं। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक यानी प्रकाशिकी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे भैया, ये प्रकाशिकी से है, प्रकाशिकी के पहले चैप्टर से है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा पहले देखें। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी आपतन कोण का मान, यानी कहने का मतलब ये तल है और ये क्या हमारा सघन माध्यम है, इसको हम मान ले सघन माध्यम और इसको मान ले क्या मान ले, विरल माध्यम। सघन माध्यम से किरण जाती है तो विरल माध्यम क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। अब कह रहा है कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो ये प्रकाश किरण नीचे न जाकर के, यानी विचलित होकर न होकर के, अपवर्तित न होकर के क्या होती है, पूरा उसी दिशा में वापस चल जाती है। यानी तब प्रकाश पूरी तरह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, पहला तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए, दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब दूसरी रीडिंग है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, यानी इसका मान वह, यह जो आपतन कोण है यह 90 अंश का कोण बना, यानी जो अपवर्तन कोण है वह 90 अंश का कोण बना ले तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भैया, सी से व्यक्त करते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, क्या प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाशिक तंतु क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु कांच या प्लास्टिक का बना अत्यंत पतला, लचीला एवं पारदर्शी तंतु होता है जिसके माध्यम से प्रकाश संकेतों द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। यानी प्रकाशिक तंतु क्या होता है भैया, अगर हम देखें तो एक पाइप नुमा होता है, इस तरह से पाइप नुमा होता है। अब इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण डाली जाती है तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, यहाँ पहुंचती है, यहाँ से टकरा कर पुनः यहाँ हो जाती है, ये टकरा कर यहाँ ऐसे टकराती है और टकराने के बाद पुनः दूसरी दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेप लगा होता है, इस पर क्या होता है, लेप लगा होता है और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 के लगभग होता है, यानी इससे कम भी होता है। तो यह दूसरे स्थान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को भेजता है। संरचना क्या होती है, प्रकाशिक तंतु मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। कोर, अंदर का भाग, यानी जो अंदर का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। दूसरा है क्लैडिंग, यानी बाहरी परत, ये जो बाहरी परत है ये बाहरी परत है, क्लैडिंग होती है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, यानी अगर ये 1.5 है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, 1.5 से कम होता है। ठीक है, चल
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब बात आती है इसमें कार्य करने का सिद्धांत। इसका जो कार्य करने का सिद्धांत है वह कैसा होता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अभी हमने बताया कि यह कैसा होता है, ये पाइपनुमा होता है और जब प्रकाश किरण यहां डाली जाती है तो ये क्या होती है, परावर्तित हो जाता है, परावर्तित होकर के दूसरे माध्यम यानी दूसरी तरफ आ जाता है, यानी ये यहां से यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण कोण माध्यम से क्लैडिंग यानी विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ तंत्र के भीतर बार बार परावर्तित होकर आगे बढ़ता है। यहां ये देखिए बार बार परावर्तित हो जाता है। अब इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए, दूसरा आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगर देखें तो आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। हो सकता है 1 नंबर में पूछ दे, हो सकता है सभी मिलाकर के लॉन्ग आंसर में पूछ ले, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बोर्ड परीक्षा में, और ये क्या है वाइवा में भी पूछा जाता है। अधिकतर वाइवा में पूछा जाता है कि जो हम ट्रांसफार्मर बना के ले जाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है, यानी एक कुंडली में जो धारा प्रवाहित की जाती है उसमें परिवर्तन होने से पास स्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न है, यानी जब धारा में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हेनरी होता है। इसका सूत्र है E इक्वल टू एम डी एल अपॉन डी टी। ई इक्वल टू एम क्या भैया, E इक्वल टू एम डी एल अपॉन डी टी। एम क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, और डी एल अपॉन डी टी क्या भैया, धारा में परिवर्तन की दर है। डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी क्या है, धारा में परिवर्तन दर है, और ई क्या हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखी। तो पहली अनुप्रस्थ प्रकृति, यानी जो तरंगे होती है 2 तरंग होती है, एक तरंग तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य होती है। तो पहला क्या दिया है, अनुप्रस्थ प्रकृति, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिसका अर्थ है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या कहती होती है भैया, वे तरंगे जो माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। विद्युत क्षेत्र एक दिशा में दोलन करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में दोलन करता है। यह अनुप्रस्थ प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। दूसरा क्या है, निर्वात में संचरण, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं, यानी यांत्रिक तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, निर्वात में चल सकती हैं, वे अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। यही कारण है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की यह विशेषता उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि वे किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता के बिना विशाल दूरी यानी बहुत अधिक दूरी तय कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, ये हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। किसे भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है। तो प्रकाश की अधिकतम या दीर्घतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसी तरह एक क्वेश्चन होता है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य या देहली आवृत्ति, दो में से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इससे अधिक होगी तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी धातु की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करेगा अथवा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करेगा। चलिए एक क्वेश्चन है,
दिया है n इक्वल टू 3/2 अपूर्णांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n इक्वल टू 3/2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा, जब लेंस और आसपास के माध्यम के अपूर्णांक बराबर होते हैं तो लेंस प्रकाश को केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देता है और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से क्या तात्पर्य है, एंड धारा लाभ से आप क्या समझते हैं, धारा लाभ क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर में आउटपुट धारा और इनपुट धारा के अनुपात को ही धारा लाभ कहते हैं। यानी आउटपुट धारा आईसी और इनपुट धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। यानी इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह बताता है कि इनपुट में दी गई छोटी धारा के कारण आउटपुट में कितनी गुना अधिक धारा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए देखिए आपको बता दिया किरचॉफ का नियम, अभी हमने बताया था, पहले ही बताया था किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार लगातार क्वेश्चन पूछ देता है। किरचॉफ के दोनों नियमों की व्याख्या कीजिए। प्रथम नियम जिसको कहते हैं संधि का नियम, क्या कहते हैं भैया, संधि का नियम। यानी जब धाराएं चलती हैं, कुछ धाराएं आती हैं संधि की ओर आती हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जाती हैं, अब हम मान लिया ये हमारी I1 धारा, ये I2 है और ये क्या है I3, ये I4 और ये क्या है I5। तो क्या हो गया, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर जाने वाली धारा धनात्मक, यानी जो ये संधि है हमारा, इसकी ओर जाने वाली धनात्मक, ये धनात्मक होती है, और संधि से दूर जाने वाली यानी ये ऋणात्मक हुआ। यानी क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। क्या होता है, शून्य होता है, योग शून्य होता है, सभी धाराओं का योगफल। यानी यहां से अगर निकालेंगे तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, I3 प्लस I4 प्लस I5। यह हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसको हम कहते हैं संधि का नियम भी कहते हैं। और यह किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम, यह तो पहला हो गया, अब दूसरे नियम की बात करते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल यानी सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, ई। सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, ई। यानी किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय यानी सिग्मा ई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, सिग्मा, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। यानी विद्युत वाहक बल धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल के मान के बराबर होता है। यह किस पर निर्धारित है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या भैया, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, एक हेनरी स्वप्रेरक को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी क्या होता है, एक हेनरी स्वप्रेरक उस कुंडली का प्रेरकत्व है जिसमें 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड की धारा में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत प्रेरक बल उत्पन्न होता है। यानी क्या भैया, स्वप्रेरकत्व यानी एक हेनरी स्वप्रेरकत्व का क्या मात्रक है, कुंडली का वह प्रेरकत्व है जिसमें 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड की धारा में परिवर्तन क्या होता है, 1 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व, यानी एक हेनरी स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब इसको सूत्र कहते हैं V इक्वल टू L इंटू डी एल अपॉन डी टी। एल क्या है हमारा, एल हमारा स्वप्रेरकत्व है, V क्या है वोल्टेज है, और डी एल अपॉन डी टी यानी समय के साथ धारा में परिवर्तन है। समय के साथ क्या है, धारा में परिवर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं,
अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श अमीटर, देखें आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भैया? 0 होता है, यानी इसे परिपथ में श्रृंखला में जोड़ा जाता है। यानी आदर्श अमीटर में क्या होता है? परिपथ में श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। यदि इसका प्रतिरोध 0 होगा तो यह धारा के मान को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम, लगभग 0 ओम होता है। अब बात आती है आदर्श वोल्टमीटर की, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है भैया? अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक यानी अनंत होगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और परिपथ प्रभावित नहीं होगा। जब धारा ही नहीं प्रभावित होगी परिपथ में तो वह प्रभावित नहीं होगा, इसलिए आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक यानी लगभग अनंत होता है। चलिए अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा था? अभी हमने बताया, इसके पहले बताया कि अगर हम अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी आर का मान 0 हो जाएगा, और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अमीटर तथा वोल्टमीटर को परिपथ में अलग अलग प्रकार से जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों का कार्य और आंतरिक प्रतिरोध अलग होता है। तो अमीटर का पहले जानते हैं, अमीटर का कार्य क्या है? धारा मापना। अमीटर का काम क्या है? धारा मापना। अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम, लगभग 0 होता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ की पूरी धारा उसी से गुजर जाए। दूसरा, यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ दे तो कम प्रतिरोध होने के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध कम है। V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अगर प्रतिरोध कम है, धारा अधिक होगी, धारा कम होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ क्या हो गया भैया? समांतर क्रम में जोड़ दे तो क्रम प्रतिरोध होने के कारण धारा बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है और अमीटर खराब हो सकता है, इसलिए अमीटर को किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर में क्या भैया? इसका कार्य है विभवांतर को मापना। वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक यानी लगभग अनंत होता है। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि जिस अवयव का विभवांतर मापना हो उसके सिरों के बीच जोड़ा जा सके, यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत कम कर दिया हो जाएगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो परिपथ सही से कार्य नहीं करेगा, इसलिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया? प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? इसके आधार पर ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश को परिभाषित कीजिए। आप देखेंगे तो एक ही में मैंने 3 क्वेश्चन को जोड़ा है, यानी ध्रुवण, ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। तो हो सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में एक एक प्रश्न आ जाए, हो सकता है एक साथ सभी प्रश्न आ जाए। तो प्रकाश का ध्रुवण, जब प्रकाश तरंग के विद्युत क्षेत्र के कंपन को एक ही समतल में सीमित कर दिया जाता है तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसमें कंपन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। जब ये कंपन सभी दिशाओं में हो तो प्रकाश अध्रुवित होता है, और जब केवल एक ही दिशा में हो तो प्रकाश क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। अब ध्रुवित प्रकाश की बात आती है। ध्रुवित प्रकाश क्या है? वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में समतल में हो। समतल में होते तो ध्रुवित प्रकाश होता है, जैसे परावर्तन या विशेष क्रिस्टल जैसे निकोल प्रिज्म से गुजरने पर प्राप्त प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश क्या है? वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन अनेक समतलों में अनियमित रूप से गति करते हैं, अनियमित रूप से होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का या बल्ब से आने वाला सामान्य प्रकाश। जो सूर्य से प्रकाश आता है वह क्या होता है भैया? सूर्य से जो प्रकाश आता है वह क्या होता है? चारों दिशाओं में फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो ये जो फैल जाता है तो इसको हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश या श्वेत प्रकाश, या इसको क्या कहते हैं भैया? श्वेत प्रकाश कहते हैं। और जब इसी को हम प्रकाश को डालते हैं और यहाँ पर कोई एक माध्यम रख दिया जाता है, पोलराइड रख दिया जाता है, यानी पोलराइड रख दिया जाता है, तो ये प्रकाश जाता है तो कंपन करने लगता है। कैसे? लंबवत कंपन लगता है। तो जब लंबवत करने लगेगा तो इसको हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ध्रुवित प्रकाश। और ये जो लगाया जाता है इसको हम कहते हैं पोलेराइड। क्या कहते हैं भैया? पोलेराइड कहते हैं।
चलिए देखिए आ गया क्वेश्चन, पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग लिखिए। पोलराइड का सिद्धांत क्या है और इसके दो उपयोग की व्याख्या करना है। तो पोलराइड का सिद्धांत क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्या भैया पोलराइड सिद्धांत, पोलराइड ध्रुवों के सिद्धांत पर काम करता है। यह एक विशेष प्रकार की शीट होती है जिसमें अणु एक ही दिशा में व्यवस्थित रहते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश इस पर गिरता है, अभी हमने बताया अध्रुवित प्रकाश श्वेत प्रकाश चल रहा है, ये क्या होता है चारों दिशाओं में फैल जाता है। और यहाँ पर हमने अगर पोलराइड लगा दिया तो यहाँ पर लगाते हैं तो ये प्रकाश क्या होता है लंबवत होने लगता है। तो गिरता है तो यह केवल उसी दिशा में कंपन को पारित होने देता है जो उसके संचरण अक्ष के समांतर होते हैं तथा अन्य दिशाओं के कंपन अवशोषित कर देता है। इस प्रकार बाहर निकलने वाला प्रकाश क्या हो जाता है ध्रुवित, यानी जो प्रकाश निकल रहा है वह कैसा हो जाता है भैया ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके दो उपयोग, पहला है चमक कम करने में धूप के चश्मों में, जिससे सड़क या पानी की सतह से परावर्तित तेज प्रकाश कम हो जाता है। दूसरा क्या है फोटोग्राफी में, कैमरे के लेंस में अवांछित परावर्तन हटाने और स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पोलराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह आपका प्रकाशिकी से है। प्रकाशिकी के चैप्टर व्यतिकरण से, प्रकाशिकी के चैप्टर लिखा है व्यतिकरण। व्यतिकरण में ही एक पूछा जाता है एकल झिल्ली का प्रयोग या यंग का प्रयोग। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग का प्रयोग या एकल झिल्ली का प्रयोग, एकल झिल्ली का प्रयोग या एकल झिल्ली। इसके आधार पर पूछा जाता है एकल झिल्ली के आधार पर केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई या उच्चिष्ट फ्रिंज की चौड़ाई या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इन सब के विषय में व्यंजक प्राप्त कीजिए यानी सूत्र की स्थापना कीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने आप से सवाल लगा लीजिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण, जब दो या दो से अधिक संयोजित प्रकाश तरंगे आपस में मिलती हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर घट जाती है। तो जहां बढ़ जाती है वहां क्या हो जाता है समपोषी, क्या होता है भैया समपोषी, और जहां घट जाती है वहां क्या हो जाता है विनाशी। यानी कहने का मतलब व्यतिकरण कितने प्रकार हो गया दो प्रकार का, एक समपोषी व्यतिकरण और एक क्या हो गया विनाशी। घट जाती इस घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं, अर्थात तरंगों के आपसी अध्यारोपण से उत्पन्न अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का बनना ही क्या कहलाता है व्यतिकरण कहलाता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार होता है दो प्रकार का, समपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है जब दो सहसंयोजित प्रकाश तरंगे समान कला में हो मिलती हो तो उनके आयाम जुड़ जाते हैं और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है अधिकतम हो जाती है। अभी बताया हमने कि तीव्रता जहां पर अधिकतम होती है वहां पर क्या होता है समपोषी होता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्या है विनाशी, यानी जब जहां न्यूनतम होती है, जब दो संयोजित प्रकाश तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं तो उनके आयाम एक दूसरे को काट देते हैं और परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है न्यूनतम हो जाती है। परिणामी तीव्रता क्या होती है न्यूनतम, तो उसको हम क्या कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चल अब अगला चैप्टर है हमारा परमाणु संबंधी, यानी परमाणु संरचना और नाभिक के आकार से रिलेटेड है। तो बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक को उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूर्णतः अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूर्णतः अलग करने के लिए नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं उसको अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा, या नाभिक के निर्माण के समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा क्या होता है E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी E इक्वल टू क्या होता है भैया डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। द्रव्यमान क्षमता जितनी अधिक होगी बंधन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अधिक बंधन ऊर्जा वाला नाभिक अधिक स्थिर होता है, अधिक बंधन ऊर्जा वाला नाभिक क्या होता है अधिक स्थिर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर में आनंद विभव कितना होता है। आनंद विभव यानी आनंद विभव वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। अब हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर का सूत्र कहता है E इक्वल टू 13.6 बटे एन स्क्वायर ईवी, एन स्क्वायर ईवी,
क्या होता है भैया, ई इक्वल टू होता है 13.6 बटे एन स्क्वायर ई वी। यानी क्या है, मूल अवस्था यानी कक्षा की अवस्था है, तो एन बराबर हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E1 यानी पहली कक्षा के लिए कितना हो जाएगा हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी। कितनी ऊर्जा देनी होगी, तो ई का इसका सूत्र क्या हो गया, ई बराबर क्या हो गया भैया 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में उसके प्रचलन को समझाइए। क्या है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत की स्थिति में प्रचलन, अग्र अभिनति क्या है, तो अग्र अभिनति क्या है, जब पी भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन भाग को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो डायोड अग्र अभिनत कहा जाता है। तो डायोड क्या होता है, अग्र अभिनत कहा जाता है। चल अब आता है अग्र अभिनत स्थिति में प्रचालन। प्रचालन क्या होगा, यानी वर्किंग कैसे होगी, बाहरी विभव बाधा विभव को कम कर देता है, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। अवक्षय परत क्या होता है भैया, जब देखिए यहाँ क्या बता भैया, ये पीएन पी संधि डायोड है, पी डायोड है, ये एन है, दोनों मिलेगा तो इसको क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षय परत। और जब ये अवक्षय परत क्या होता है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि की ओर, यानी जो आवेश वाहक होते हैं क्या होते हैं, संधि की ओर बढ़ना लगते हैं। पी भाग से होल, यानी पी भाग से इसको कहते हैं होल, और एन भाग से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, एन भाग से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। संधि पार करके पुनर्संयोजन होता है, परिणाम स्वरूप परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। निष्कर्ष, अग्र अभिनत स्थिति में बाहरी विभव बाधा विभव को कम कर देता है, जिससे अवक्षय परत पतली हो जाती है और बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह से, बहुसंख्यक आवेशकों के प्रवाह से धारा उत्पन्न हो जाती है। अब अगला है क्या भैया, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय विक्रिया जिसमें किसी एक बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। किसकी बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह दो छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। यानी यूरेनियम पर अगर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करें तो वह क्रिप्टॉन, बेरिलियम और 3 न्यूट्रॉन में निकल जाता है, यानी यह 2 भागों में टूट जाता है, क्रिप्टॉन और बेरिलियम में। किसमें, क्रिप्टॉन और बेरिलियम में। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बड़ा नाभिक है यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, यह बड़ा नाभिक है और ये 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है भैया, 2 भागों में टूट जाता है, और इससे 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। यह अभिक्रिया लगातार होती रहती है, यह अभिक्रिया क्या होती है, लगातार होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया, श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है कितने प्रकार होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब लगातार चलती रहती है, यानी 3 न्यूट्रॉन एक से निकले, फिर अगले से 3 न्यूट्रॉन, यानी इस तरह से 3 का 9 न्यूट्रॉन हो गए, 9 से फिर 27 हो जाएंगे, 27 से 81, इस तरह से बढ़ती चली जाती है और वह क्रिया लगातार होती रहती है, तो उसको कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जब हम किसी भी परमाणु यानी कोई एक पदार्थ लगा करके, शीतलक लगा करके अगर अभिक्रिया को हम नियंत्रित कर देते हैं और ताकि उससे एक ही न्यूट्रॉन निकले, तो वह हो जाती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला क्या है भैया, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब 2 छोटे छोटे नाभिक यानी 1s क्या है, संलयन अभिक्रिया में जब 2 छोटे छोटे नाभिक यानी 1s1 और 1s3 मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, N2He4 हीलियम नाभिक ने। 1s1 क्या भैया,
प्रोट्रियम, क्या है? प्रोट्रियम। और 1s3 क्या है? ट्राट्रियम, ट्राट्रियम। यानी जब जो दो छोटे छोटे नाभिक परस्पर मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है तो उसे अभिक्रिया कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण उसकी उष्मा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भैया? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। और नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। इसके आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। अब जब हाइड्रोजन बम को तोड़ना होता है तो परमाणु बम की आवश्यकता होती है। परमाणु बम लगाते हैं तो हाइड्रोजन बम हमारा फूल जाता है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारा? चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है और इसके आधार पर अनुचुंबकी, लौह चुंबकी तथा प्रतिचुंबकी में भी भेद कीजिए। क्या है? चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है? इसके आधार पर अनुचुंबकी, लौह चुंबकी तथा प्रतिचुंबकी में भी भेद कीजिए। तो पहले हम परमाणु मॉडल को समझते हैं। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल यह बताता है कि पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति और स्पिन के कारण एक लघु चुंबक उत्पन्न होता है। इस मॉडल के अनुसार अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और चुंबकीय पदार्थों में भेद उनके परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की युग्मित या अयुग्मित, यानी इलेक्ट्रॉनों की युग्मित अथवा अयुग्मित अवस्था पर निर्भर करता है। कैसे? देखते हैं। परमाणु मॉडल। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। यह गति एक छोटे धारा लूप की तरह कार्य करती है, जिससे प्रत्येक परमाणु एक परमाणुविक चुंबक बन जाता है। पदार्थों के चुंबकीय गुण इसी परमाणुविक चुंबकत्व के कुल परिणाम पर निर्भर करते हैं। अब आता है तीनों पदार्थ, यानी अनुचुंबकी, लौह चुंबकी और प्रतिचुंबकी। तो अनुचुंबकी पदार्थ, ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकित नहीं होते हैं। क्या कर रहा भैया? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकित नहीं होते हैं, लेकिन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जैसे ही आते हैं थोड़ी मात्रा में वे चुंबकित हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम। दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय नहीं होते, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं तो ये में भी विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, दूसरी तरफ भी चुंबकित हो जाते हैं, जैसे बिस्मथ। लौह चुंबकी, वे पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकित होते हैं और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अत्यधिक चुंबकित हो जाते हैं। यानी उनके सामने कोई चुंबक अनुपस्थित हो तभी चुंबकित हो जाते हैं, और जब आ जाता है तो वह और चुंबकित हो जाते हैं। तो इस आधार पर तीन प्रकार के हमें बताए गए हैं: अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से कार्यफलन की व्याख्या कीजिए। कार्यफलन किसे कहते हैं? तो प्रकाश संवेदी के कार्यफलन का अर्थ यह है कि वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। कार्यफलन की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है: W बराबर h न्यू माइनस ई के। न्यू क्या है? आवृत्ति है, और h क्या है? प्लांक का नियतांक है। न्यू क्या है? आवृत्ति है, और h प्लांक नियतांक है, और ई के क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी बंद परिपथ जैसे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने पर उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यह घटना चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसको? चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब आते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। माइकल फैराडे ने 1831 में इसके दो नियम दिए हैं।
1831 में इसके दो नियम दिए। पहला है गुणवत्तात्मक नियम, जब किसी बंद कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, एंड जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक यह प्रेरित विद्युत वाहक बल बना रहता है। दूसरा क्या है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी ई का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d∅dt के परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगला हेडिंग है क्या कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति क्या होती है और बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है भैया, जब किसी परमाणु के नाभिक का निर्माण उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके सभी न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे किससे प्लेस करते हैं, डेल्टा एम से। द्रव्यमान क्षति प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान व न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है। चलिए, तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको हल नहीं कराए गए हैं। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब के विषय में भी समझते हैं। जैसे हम प्रकाशिकी, किसके विषय में समझते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में अगर देखें तो जो पहला चैप्टर हमारा है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन क्या होता है, जब किसी चिकने तल पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, और आने वाली की किरण को क्या कहते हैं भैया, आपतित किरण। जाने वाली किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो वापस लौट आती है और इनके बीच जो बनने वाला कोण होता है, यानी ये आपतन कोण होता है और ये क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, और इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परावर्तन, यानी जब प्रकाश किरण किसी एक चिकने या तल पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में यानी टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों कागज के एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आर के मान के बराबर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक शब्द आता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन भी आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, एक माध्यम से, यानी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण जब किसी तल से टकराती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश जब करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं भैया, अपवर्तित किरण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये बनने वाला कोण आई होता है और ये बनने वाला कोण आर होता है, यानी ये प्रकाश का अपवर्तन, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो विचलित होने की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी दो नियम होते हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों कागज के एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं, कागज के एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं
गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण में अगर हम देखें तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है? उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और दबा हुआ भाग क्या होता है? ये कलई किया हुआ होता है। और ये क्या होता है? परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। और इसमें क्या होता है? उभरा हुआ भाग कलई किया होता है और जो दबा हुआ भाग होता है वह क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ये क्या होता है? कलई किया होता है। किसका क्लियर कलई किया होता है? लेड ऑक्साइड का पेंट किया होता है। किसका? लेड ऑक्साइड का पेंट किया होता है। अब जब इसको मध्य को हम देखेंगे तो इस मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ध्रुव। यानी दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। अब ये क्या होता है? यानी जब प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण पड़ती है तो क्या होती है? एक निश्चित बिंदु से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी यानी ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। यानी किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोलीक दर्पण का कटा हुआ वह केंद्र होता है जिसका कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक। तो इससे संबंधित अब दर्पण संबंधित क्या होता है? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्पण के सूत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक ना? या फिर एक और फार्मूला होता है कि n - 1/r = 1/v + 1/u। इसको प्रूफ कीजिए। इसको क्या कीजिए? प्रूफ कीजिए। या n - 1/r = 1/f। इसको प्रूफ कीजिए। ये सिद्ध करना पड़ता है। किसके लिए है? ये अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ के अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है भैया? अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या हो जाएगा? n2 - n1 / 1/r1 - 1/r2 = 1/v - 1/u। यानी ये भी सिद्ध करना पड़ जाता है। ठीक है? तो ये पृष्ठ यानी अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन अधिकतर मात्रा में पूछ देता है। अधिकतर मात्रा में ये व्यंजक सिद्ध करने के लिए पूछता है। तो इसको आप अपने से लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ ले और आप ना तैयार किए हो तो आप भटक जाएं। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण, ये दोनों हमने आपको बता दिया। अब इसी में है प्रिज्म द्वारा प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण में संबंध। अल्पतम विचलन कोण में संबंध यानी n बराबर क्या निकालना है? sin Δm + a/2 sin a/2। ये हमें प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। प्रिज्म के पदार्थ का यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी में एक हेडिंग है वर्ण विक्षेपण। क्या भैया? वर्ण विक्षेपण क्या होता है? या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या कीजिए। वर्ण विक्षेपण की व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? ठीक है? या रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इन सब का कारण भी बताइए। इन सब का कारण बताइए। ठीक है? इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसी तरह से लेंस में आ जाता है। क्या जाता है भैया? लेंस में आ जाता है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस का सूत्र यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसमें एक हेडिंग आता है संयुग्मी फोकस की दूरी, संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसे क्या पूछता भैया, न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक ना, न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब अगला क्या आता है हमारा, हाइगेंस, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की व्याख्या पूछ देगा, या द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये तो हाइगेंस में पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार का होता है। विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर पूछ देगा केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। क्वेश्चन पूछ देगा कालांतर तथा पथांतर में अंतर, कालांतर तथा पथांतर में संबंध बताइए, पथांतर में संबंध बताइए, कालांतर तथा पथांतर में संबंध बताइए। यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और या क्वेश्चन पूछेगा एकल झिल्ली का प्रयोग क्या होता है, एकल झिल्ली का प्रयोग की व्याख्या कीजिए, प्रयोग की व्याख्या कीजिए। और ध्रुवण के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ध्रुवण का प्रकाश को ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, पोलराइड क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है देहली तरंगदैर्घ्य भी हमने बता दिया आपको, देहली आवृत्ति भी बता दिया। एक आता है आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है वो भी हमने बताया। और एक होता है संक्रमण विभव, संक्रमण विभव या उत्सर्जन संक्रमण, या उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है, उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है। इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा, ये हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और चैप्टर है हमारा जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन भौतिकी। और हाँ, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब इसके आधार पर श्रेणी, श्रेणी की व्याख्या, कौन कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी क्या होती है, लाइमन श्रेणी क्या होती है, बामर श्रेणी क्या होती है, बामर श्रेणी क्या होती है, पाश्चन श्रेणी क्या होती है, पाश्चन श्रेणी क्या होती है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है, और फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी क्या होती है। इन सब की व्याख्या भी आप कर लीजिएगा। इसके लिए सूत्र क्या होता है, कैसे हम 1/λ तरंग दैर्घ्य का मान निकालेंगे, तो क्या होता है r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसकी व्याख्या करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन भौतिकी। इसमें है पीएन, पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में बताइए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी विभव प्राचीर की व्याख्या कीजिए, विभव प्राचीर की व्याख्या कीजिए। एनपीएन क्या है और पीएनपी क्या है, एनपीएन क्या है और पीएनपी क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। इसी में एक और पूछ देगा आधार धारा, संग्राहक धारा, संग्राहक धारा तथा उत्सर्जन धारा में संबंध स्थापित कीजिए, उत्सर्जन धारा में संबंध स्थापित कीजिए।
तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब लास्ट बात जो हम बता रहे हैं आपको कि न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल जो लगाना है, न्यूमेरिकल 5 चैप्टर के आप जरूर लगा के जाइएगा। पहला हमारा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है, वैद्युत क्षेत्र से। दूसरा वैद्युत धारिता से, वैद्युत धारिता से। तीसरा हमारा है संधारित्र, संधारित्र और किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से संबंधित। चौथा हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित। और जो 5वां चैप्टर है लेंस और दर्पण से संबंधित, लेंस और दर्पण से संबंधित। इन 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लगा के जाएंगे तो न्यूमेरिकल आपके 30 नंबर यानी 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आप आसानी से इन सभी न्यूमेरिकलों को हल कर लेंगे और बोर्ड के पेपर को अच्छे से दे करके आएंगे। तो इसी सभी प्रश्नों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा की अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।